ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड के साथ, जिसका नाम शाओ है। वो एक फूड डिलीवरी गर्ल है। अभी वो अपना काम करने गई होती है और अपनी मॉम की बात याद कर रही होती है। शाओ की मॉम उसे कॉलेज पढ़ने से मना कर रही होती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, और उल्टा वो उसे शादी करने के लिए कहती है ताकि उन्हें ब्राइड प्राइज मिल सके। पर शाओ यहाँ पर सोचती है कि अब उसने कोई काम ढूंढ ली है जिससे वो अपनी फीस भर पाएगी, तो उसकी मॉम उसे कॉलेज पढ़ने देगी। अब तभी शाओ की नजर एक ग्रैंडमा पे जाती है जो कि रोड क्रॉस कर रही थी, और तभी सामने से एक कार उन्हें हिट करने वाली होती है। ये देखकर शाओ जल्दी से उन ग्रैंडमा को बचाने जाती है, पर फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। ये ग्रैंडमा उसे देखकर काफी फिक्र करने लगती है, और तभी यहाँ पर उनके गार्ड्स आ जाते हैं। तो वो जल्दी से इस लड़की को हॉस्पिटल लेके चलने का बोलती है और अपने ग्रैंडसन को भी हॉस्पिटल में आने का बोलती है। फिर हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम हान है। वो फूड ग्रुप कंपनी का सीईओ है। हान का असिस्टेंट उसे उसके ग्रैंडमा के बारे में बताने आता है। तो हान पूछता है कि कहीं फिर से ग्रैंडमा ने मेरे लिए कोई ब्लाइंड डेट तो नहीं अरेंज कर दी, उनसे कह दो कि मैं ब्लाइंड डेट के लिए नहीं जाऊंगा। तो असिस्टेंट बताता है कि नहीं बॉस, आपकी ग्रैंडमा का कार एक्सीडेंट हो गया। तो ये सुनते के साथ ही हान यहाँ से निकलता है। फिर यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ग्रैंडमा को बताता है कि शाओ के सर में चोट लग गई थी जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो चुकी है। ये जान के ग्रैंडमा बहुत ज्यादा अपसेट होती हैं और सोचती हैं कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई है तो मैं इसे ठीक करूंगी और इसे रिपे करूंगी। और फिर वो गुस्सा होने लगती है कि आखिर अभी तक उनका ग्रैंडसन यहाँ पर आया क्यों नहीं। वो यहाँ से चली जाती है और फिर शाह को होश आ जाता है और वो डरने लग जाती है कि आखिर उसे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तभी नर्स उसे बताती है कि यह हॉस्पिटल है और उसकी आंखें सर्जरी करने के बाद ठीक हो जाएगी, और हमने ऑलरेडी आपकी फैमिली को कांटेक्ट कर लिया है। तभी इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर शाह की मॉम पहुंच जाती है। शाह नर्स से पूछती है कि क्या सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा पैसा जाएगा। तो नर्स बताती है कि जिस ग्रैंडमा ने आपको हॉस्पिटल लेकर आई थी उन्होंने ऑलरेडी आपकी सर्जरी के लिए 1 मिलियन डिपॉजिट कर दिए, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर शाओ की मॉम आकर उसे स्लैप मारती है और चिल्लाती है कि क्या जरूरत थी किसी की जान बचाने की कोशिश करने की, तुम सच में ब्लाइंड होना डिजर्व करती हो, और अब तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी आंखों का ट्रीटमेंट करवाऊंगी। तो नर्स उन्हें बताती है कि आपकी बेटी की सर्जरी की फीस ऑलरेडी किसी और ने भर दी है। तो शाओ की मम्मी से चिल्लाती है कि वो मेरे पैसे हैं, आखिर तुम्हें उससे क्या। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि इस लड़की का कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है, तो तुम वो 1 मिलियन मुझे ला कर दे दो। शाओ अपनी मॉम से पूछने लगती है कि फिर मेरी आंखों का क्या होगा। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी आंखों के बदले में हमें 1 मिलियन मिल रहे हैं जिससे तुम्हारे भाई की शादी हो जाएगी। तो अच्छा होगा कि तुम अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। देखो मैंने तुम्हारी शादी भी अरेंज करी हूँ। वैसे तो वो एक 40 ईयर का ओल्ड मैन है लेकिन बहुत ही रिच है। मैंने तुम्हारे बदले में ऑलरेडी उससे ब्राइड प्राइज ले चुकी हूँ, तो अब तुम्हें बस उसके घर जाना है शादी करके। शाओ ये सुनकर रोने लग जाती है और अपनी मॉम को मनाने लगती है कि प्लीज आप ऐसा मत करना, मैं कैसे भी करके पैसे कमा लूंगी। पर उसकी मॉम नहीं सुनती और वो नर्स से कह देती है कि मैं यहाँ से 1 मिलियन लेकर ही जाऊंगी। ये देखकर नर्स भी सोचने लगती है कि आखिर किसी की मॉम इस तरीके की कैसे हो सकती है, सच में ये लड़की कितनी बेचारी है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ की मॉम फॉर्म फिल करके वो 1 मिलियन लेकर चली जाती है, और फिर शाओ को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है और वो अकेले बाहर जाने लगती है और सोचती है कि आखिर मेरी किस्मत में ऐसा क्यों था, मैं तो बस कॉलेज जाना चाहती थी। अब तभी हम देखते हैं कि हान यहाँ पर कार से आया होता है और वो शाओ को देखने लगता है। उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस यही वो लड़की है जिसने आपकी ग्रैंडमा की जान बचाई थी। हान अपनी ग्रैंडमा की बात याद करने लगता है। ग्रैंडमा ने उससे बताई है कि मेरी जान बचाते हुए उस लड़की की आंखें चली गई है, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखना और उसे रिपे करना। शाओ यहाँ जमीन पे गिर जाती है, पर फिर वो अपने आप को समझाती है कि मैं ब्लाइंड हूँ तो क्या हुआ, अब मैं बड़ी हूँ और मैं अकेले जी सकती हूँ। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो शाओ को उठाने में हेल्प करता है और बताता है कि डरो मत, तुमने जिस ग्रैंडमा की जान बचाई थी मैं उनका ग्रैंडसन हूँ और मैं यहाँ तुम्हें थैंक यू करने आया हूँ। तो शाओ कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। ये सुनकर हान का असिस्टेंट भी सोचने लगता है कि ओल्ड मैडम सही कह रही थी, ये लड़की तो सच में बहुत ही अच्छी है। हान शाओ से कहता है कि किसी की जान बचाना ये किसी का फर्ज नहीं होता है, और देखो इतनी रात हो गई है और तुम अकेली लड़की ऐसे बाहर घूमोगी तो ये सेफ नहीं होगा, चलो मैं तुम्हें अंदर लेके चलता हूँ। तो शाओ मना करती है कि तुम्हें मेरी आंखों का ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। हान सोचता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, तुमने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई हो तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर का अरेंजमेंट करूंगा तुम्हारी आंखों को ठीक करवाने के लिए। फिर शाओ भी सोचती है कि अगर उसकी आंखें ठीक हो जाएगी तो वो वापस कॉलेज जा सकती है। फिर वो इसे कह देती है कि थैंक यू अंकल, तो ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन प्लीज क्या आप इस बारे में मेरी मॉम को नहीं बताएंगे। हान ये सुनकर शॉक हो जाता है कि अंकल क्या मैं इतना ओल्ड नजर आ रहा हूँ। फिर वो उसकी आंखें चेक करने लगता है कि कहीं वो देख तो नहीं पा रही है, और फिर पूछता है कि तुमने मुझे अंकल क्यों बोली। तो वो कहती है कि क्योंकि आप बहुत ही टॉल हो, आपने मेरे सामने खड़े होकर सारी हवा आने से रोक दी है। तो ये सुनकर हान सोचता है कि छोटी सी लड़की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर वो कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें वापस लेके चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ता है।
पर शाओ तो कुछ देख नहीं पा रही होती है, तो वो उसे अपना हाथ देता है, फिर उसे कार में बैठाने में हेल्प भी करने लगता है। ये देखकर असिस्टेंट सोचता है कि मैं पहली बार ये क्या देख रहा हूँ। फिर हान यहाँ अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम ऐसे क्या देख रहे हो, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए। फिर इसके बाद डॉक्टर शाओ की आंखों का चेकअप करता है और बताता है कि उसकी आंखें ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन अब्रॉड का कोई एक्सपर्ट डॉक्टर ही ये सर्जरी कर सकता है और इस सर्जरी की फीस 20 मिलियन होगी। ये सुनकर शाओ शॉक हो जाती है और कहती है कि इतने पैसे तो मैं जिंदगी में कभी नहीं कमा सकती हूँ, फिर तो मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। ये बोलकर वो जा रही होती है तो ग्रैंडमा उसे रोकती है और उसे समझाती है कि तुमने मेरी जान बचाई हो, तो अगर मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाती ना, तो भी मैं तुम्हारी आंखों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बेच देती। तो शाह को बुरा लगता है कि मेरी वजह से अंकल और ग्रैंडमा को अपनी फैमिली के सारे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। हान सोचता है कि ग्रैंडमा इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही है, हमारी फैमिली के पास तो बहुत सारा पैसा है और ये 20 मिलियन तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब तभी शाह ग्रैंडमा से कहने लगती है कि ग्रैंडमा नहीं, मैं आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं बन सकती हूँ। तो ग्रैंडमा समझाती है कि तुम हमारे लिए बर्डन नहीं बन रही हो, तुम्हारी वजह से तो मेरी जान बची है और ये सारी गलती ना मेरे ग्रैंडसन की है। अगर इसने चुपचाप से मेरी बात सुनकर शादी कर लिया होता तो मुझे इतना दूर टेम्पल जाके प्रेयर करने की जाने की जरूरत ही ना होती। हान कहता है कि हाँ ग्रैंडमा सही कह रही है, सारी गलती मेरी है। तो शाह कहने लगती है कि अंकल की शादी होने वाली है, फिर तो मैं आपके ऊपर और बर्डन नहीं बन सकती हूँ। तभी इतने में यहाँ पर हान को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि बॉस, ग्रैंडमा ने जो 1 मिलियन उस लड़की के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में डिपॉजिट करी थी वो ट्रांसफर हो चुके हैं। तो हान सोचता है कि अच्छा, तो ये लड़की को पता लग गया है कि मेरी ग्रैंडमा अमीर है, इसीलिए उनके सामने बेचारी बने की एक्टिंग कर रही है। अब तभी ग्रैंडमा यहाँ पर शाह से पूछने लगती है कि अगर तुम्हें मेरे ग्रैंडसन की एज से कोई तकलीफ ना हो तो क्यों ना तुम मेरे ग्रैंडसन से ही शादी कर लो, ऐसे मुझे एक ग्रैंड डॉटर इन लॉ मिल जाएगी और तुम बिना फिक्र करे सर्जरी करवा सकती हो, ऐसे एक तीर से 2 काम हो जाएंगे। तो हान शॉक होकर कहता है कि ग्रैंडमा, आपने मेरे ओपिनियन के बारे में तो पूछा ही नहीं, और वैसे भी ये लड़की तो अभी मुझे छोटी बच्ची लगती है। शाह सोचती है कि ये लोग मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है तो मैं इतनी सेल्फिश नहीं बन सकती हूँ। अंकल के लिए कोई मैरिज पार्टनर नहीं मिल रही होगी तो मुझे हाँ कह देना चाहिए। फिर वो बता देती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मेरी शादी के लिए एज हो चुकी है, इसलिए मैं अंकल से शादी करने के लिए रेडी हूँ। फिर इसके बाद दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं और शाह सोचती है कि मुझे तो ये तक नहीं पता है कि ये अंकल दिखते कैसे हैं और इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन ग्रैंडमा इतनी अच्छी है तो जरूर उनके ग्रैंडसन भी अच्छे ही होंगे। हाँ सोच रहा होता है कि लड़की सच में बहुत ही चालाक है, 1 मिलियन इसके लिए काफी नहीं था तो इसलिए इसने शादी तक कर ली ताकि ये हमसे और पैसे ले सके, लेकिन अब इसने ग्रैंडमा की जान बचाई थी तो मैं इसकी आंखें ठीक होने तक का वेट करूंगा। फिर हान कह देता है कि अब हमारी शादी हो गई है तो मैं तुमसे कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे एज में बहुत ही बड़ा हूँ और मेरी इनकम भी बहुत ही कम है और मेरी फैमिली कंडीशन भी बहुत ही एवरेज है, इसी वजह से मुझे कोई वाइफ नहीं मिल रही थी, तो अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें बहुत सफर करना पड़ेगा। ये कहती है कि मुझे कोई डर नहीं है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और पैसे कमाएंगे और फिर देखना हमारे दिन भी अच्छे हो ही जाएंगे। तो ये सोचता है कि क्या मैंने इस लड़की को मिसअंडरस्टूड किया हूँ। फिर वो कहता है कि चलो अब चलते हैं, ग्रैंडमा घर पे हमारा वेट कर रही होंगी, और फिर वो उसे अपना हाथ पकड़ा देता है आगे बढ़ने के लिए। फिर शाओ हान से उसका नाम पूछती है तो हान उसे अपना नाम बताता है और फिर दोनों ही कार में बैठ के जाने लगते हैं और हान अपनी ग्रैंडमा को मैसेज करके बता देता है कि ग्रैंडमा, आपके कहने पर मैंने मैरिज सर्टिफिकेट तो ले लिया हूँ, लेकिन अब आपको आगे मेरी बात सुननी पड़ेगी। तभी शाह यहाँ पर अपनी स्टिक को लेकर कार में बैठने से फिक्र कर रही होती है और वो पूछती है कि क्या ये बहुत ही एक्सपेंसिव कार है, मुझे डर है कि अगर मैंने इस कार को डैमेज कर दी तो मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो हान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये तो टैक्सी वाली कार है। तो ये सुनने के बाद शाओ अच्छे से कार में बैठ जाती है और असिस्टेंट सोचता है कि ये तो लिमिटेड एडिशन वाली बहुत ही महंगी कार है जिसे खरीदना क्या देखना भी बहुत ही मुश्किल होता है। हान उसे इशारा करता है कि वो चुपचाप रहे। फिर इसके बाद हान शाओ को लेकर अपने घर पहुंचता है और यहाँ पर उसने अपनी ग्रैंडमा को पहले से समझा के रखा था कि उन्हें गरीब बनने की एक्टिंग करनी है ताकि शाओ को पता न लगे, और इसी वजह से किसी भी मेड ने स्लीपर नहीं पहनी होती है ताकि शाओ को बिल्कुल पता न लगे कि यहाँ पर मेड्स भी है। ग्रैंडमा इस बात की वजह से हान से बहुत ही गुस्सा होती है कि वो उसे गरीब बनने की एक्टिंग करवा रहा है। हान सोचता है कि मैं इसी तरीके से इस झूठी लड़की को यहाँ से भगाऊंगा। ग्रैंडमा शाओ से कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ घर आई है। फिर ये लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं और हान ने शाओ के लिए जानबूझ के वेजिटेबल वाली चीजें बनवाया होता है ताकि वो उसे एहसास दिला सके कि वो लोग सच में गरीब हैं। वो उसे वेजिटेबल सर्व करते हुए कहता है कि हमारी फैमिली कंडीशन खराब है ना, तो तुम्हें वेजिटेबल से काम चलाना होगा। वो तो खाना टेस्ट करते ही तारीफ करती है कि ये तो बहुत अच्छा है और मन में सोचती है कि उसे तो अब तक सिर्फ बंस खाने मिलते थे और अब इतना कुछ खाने मिल रहा है। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर शाओ को और चीजें सर्व करना चाह रही होती है पर हान जल्दी से ले लेता है और शाओ को नहीं देने देता।
तभी शाह पूछ लगती है कि अंकल क्या आपका घर बहुत ही बड़ा है, क्योंकि मुझे आवाज से ऐसा लग रहा है। तो हान कहता है कि वो तुम्हें इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मेरे घर में फर्नीचर की कमी है। तो शाह कहती है कि आप फिक्र मत करो, एक बार जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो मैं पैसे कमा कर हमारे घर को फर्नीचर से भर दूंगी। फिर यहाँ पे ग्रैंडमा को रहा नहीं जाता और वो शाह को सच बताने जा रही होती है कि उनकी फैमिली कितनी ज्यादा रिच है। तो हान जल्दी से जाके उन्हें रोकता है और फिर साइड में ले जाकर ग्रैंडमा को समझाता है कि हमने पहले ही डील करे थे ना कि आप उस लड़की को हमारी फैमिली की कंडीशन के बारे में नहीं बताएंगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि देखो तुम कितने शक्की टाइप के हो, मेरी इतनी एज हो चुकी है और मुझे लोगों को अच्छे से जज करना आता है। तो मैं जानती हूँ कि शाओ एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो कोई लालची नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। तो हान कहता है कि ग्रैंडमा वो एक्टिंग भी कर रही हो सकती है, इसलिए ग्रैंडमा आपको मेरी बात माननी होगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, देख लेना, एक दिन तुम्हें ही पता लगेगा कि तुम गलत थे। और फिर इसके बाद ग्रैंडमा शाओ को उसके रूम में ले जाने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर लेके जा रही होती है। तो हान जल्दी से जाकर उन्हें रोकने लगता है और तभी शाओ और उसकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। शाओ से माफी मांगने लगती है कि सॉरी, लगता है मैं तुमसे गलती से टकरा गई। हान तो बहुत ही शाय हो जाता है और फिर वो कहता है कि ऊपर रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं रहेगा, तो तुम नीचे ही रहो। ऐसा बोलकर वो जल्दी से भाग जाता है और फिर ग्रैंडमा यहाँ पर शाओ से कहती है कि तुम उसे थोड़ा टाइम दो और फिर वो शाओ को दूसरे रूम में लेके जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान यहाँ पर शाओ के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसकी हाउसकीपर आकर उसे इस बारे में बताती है कि ये आई ड्रॉप है, डॉक्टर ने कहा है कि उसे हर रात इसे शाओ की आंख में डालना है। हान पहले तो इस काम के लिए मना करता है पर फिर वो ले लेता है। फिर रात में हम देखते हैं कि हान शाओ के रूम में आकर बैठा होता है। तभी अचानक से वो यहाँ पर आते ही गिरने लगती है। तो वो उसे कहता है कि ध्यान से। तो शाओ पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन लगाने के लिए आया था। फिर वो उसकी आंखों में ड्रॉप डाल देता है। तभी वो पूछती है कि वैसे मैं जानना चाहती थी कि तुम कैसे दिखते हो। तो हान कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रही है कि मैं बहुत ही अगली होऊंगा। तो शाह कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप एक्सट्रीमली अगली भी हुए ना तो भी मैं आपको डिसलाइक नहीं करने वाली। तो हान कहता है कि तुम मुझे ऐसा समझ रही हो। फिर वो उसका हाथ अपने फेस को टच कराता है और कहता है कि तुम खुद ही देख लो कि मैं अगली हूँ कि नहीं। तो वो इसका फेस टच करते हुए सोचती है कि फेस की आउटलाइन तो बहुत ही अच्छी है। हान सोचता है कि ये लड़की सिर्फ मेरे पैसों के पीछे नहीं है बल्कि मेरे पीछे भी है। फिर वो उसका हाथ छुड़ा देता है और कहता है कि तुमने सही समझी हो, मैं बहुत ही अगली हूँ और वैसे कल तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा चेकअप के लिए, लेकिन मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं जा सकता हूँ। तो शाह कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अकेली चली जाऊंगी। तो हान बताता है कि मैंने तुम्हारे फोन में अपना नंबर सेव कर लिया हूँ, तो कल अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तुरंत मुझे कॉल कर लेना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और शाह सोचती है कि अंकल अगर अगली भी हुए ना तो भी मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं। और फिर वो बहुत ही शाय भी होने लगती है कि आखिर मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए यहाँ पर हान का स्टैंड आया होता है और शाओ समझ रही होती है कि वो तो बस एक टैक्सी ड्राइवर है। वो जैसे हॉस्पिटल में अंदर आने लगती है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी मॉम और उसका भाई उसका ही वेट कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं ये लड़की कहाँ पर चली गई। और फिर तभी यहाँ पर ये लोग शाओ को देख लेते हैं और शाओ की मॉम उसके भाई को मिस्टर च्यू को कॉल लगाकर उसे बुलाने के लिए बोल देती है। तब यहाँ पर शाओ को नर्स अंदर लेके जा रही होती है। तो शाओ की मॉम जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेती है और चिल्लाती है कि आखिर ऐसे कैसे तुम शादी से भागोगी, अभी तुम मेरे साथ चलो। शाओ की मॉम उसे जबरदस्ती टैक्सी में बैठा के लेके चली जाती है और फिर उसे घर लाकर मिस्टर च्यू को बेच रही होती है। मिस्टर च्यू तो शाओ को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है कि उसे इतने सस्ते में इतनी ब्यूटीफुल लड़की मिल रही है, पर शाओ उसे शादी करने से मना कर देती है और बताती है कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो उसकी मॉम उसे स्लैप मारती है और मिस्टर च्यू से बताने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरी तरफ हान का असिस्टेंट उसे शाओ की इन्फॉर्मेशन ला के दे देता है और बताता है कि आपने मिस शाओ को मिसअंडरस्टूड कर लिए। मिस शाओ की फैमिली उन्हें बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, इसलिए वो खुद काम करके कॉलेज की फीस भरने गई थी और वो हॉस्पिटल के 1 मिलियन उनकी मॉम ने ले ली थी और उन्हें तो हॉस्पिटल से फोर्सली निकाला गया था। फिर ये सुनने के बाद हान सब याद करने लगता है कि शाओ उससे कैसे ट्रीटमेंट के लिए मना कर रही थी और फिर वो उसके घर का नॉर्मल सा खाना खा के भी इतना खुश हो रही थी। उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसने उसे सच में गलत समझा। अब तभी असिस्टेंट को कॉल आ जाती है और वो हान को बताता है कि मिस शाओ को हॉस्पिटल से उनकी मॉम लेकर चली गई है। ये सुनते के साथ ही हान अपने असिस्टेंट को शाओ का लोकेशन ट्रैक करके उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ की मॉम तो उसे जबरदस्ती मिस्टर च्यू के साथ शादी करवा रही होती है और शाओ कुछ कर भी नहीं पाती और बस रोए जा रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर हान उसे बचाने के लिए आ जाता है और उसे कहता है कि सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है पर उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि सच में इसका बाहर किसी मैन के साथ अफेयर चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो मिस्टर च्यू होता है वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है कि ऐसे कैसे तुम लोग मुझे धोखा दे सकते हो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए।
नहीं तो मैं इस लड़की को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो हान के ऑर्डर पे उसके गार्ड्स यहाँ पर इसे मारने लगते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। और हान शाओ के कान बंद कर लेता है और कहता है कि तुम ये सारी चीजें मत सुनो, और फिर उसे कहता है कि चलो अब घर चलते हैं, और उसे लेके जा रहा होता है। पर तभी शाओ की मॉम बीच में आकर रोक लेती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे इसे लेके जा रहे हो, लेके जाना है तो पहले ब्राइड प्राइस के मुझे पैसे दो। शाओ मना करने लगती है कि आप इन्हें कोई पैसे मत देना। तो शाओ की मॉम से स्लैप मारी जाती है, पर हान उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आप मुझसे कोई पैसे नहीं ले सकती। फिर हान के गार्ड्स यहाँ पर शाओ की मॉम और उसके भाई को पकड़ लेते हैं और हान शाओ को उठा के लेके जाता है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में अभी तक शाओ को होश नहीं आया होता है और हान और उसकी ग्रैंडमा देख रही होती हैं कि शाओ सपने में अपनी मॉम के मिसट्रीट बिहेवियर को देखकर रो रही होती है। ग्रैंडमा को बहुत बुरा लगता है कि बेचारी शाओ की लाइफ कितनी ज्यादा डिफिकल्ट थी, मुझे तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था। और इसकी मॉम भी कितनी खराब है जो इसे कॉलेज भी नहीं पढ़ने दे रही और पैसों के लिए इसकी शादी एक ओल्ड मैन से कर रही थी। हान कहता है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैंने उन्हें सबक सिखा दिया हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुमने सही किया, वो ये डिजर्व करती है। और हान तुम भी बहुत बुरे हो, जितनी अच्छी बच्ची को तुमने सब झूठ बताया और इसे धोखा दिया है, इसे जब पता लगेगा तो ये कितनी ज्यादा अपसेट होगी। हान कहता है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, जैसे ही इसे होश आएगा तो मैं इसे सारा सच बता दूंगा और हम दोनों की शादी के बारे में पब्लिकली अनाउंस करके इसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। अब तभी इतने में शाओ उठ जाती है और वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है। तो हान और उसकी ग्रैंडमा उसे बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर है। हान पूछता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करती है, तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो ये कहती है कि अब मुझे आदत हो चुकी है, बचपन से ही मेरी मॉम मेरे आगे मेरे भाई को स्पेशल ट्रीटमेंट देती है। और फिर शाओ हान से पूछने लगती है कि मेरी मॉम कहाँ पर है। तो ये कहता है कि तुम अभी भी अपनी मॉम की फिक्र कर रही हो। तो कहती है कि चाहे जैसे भी हो वो मेरी मॉम है। हान कहता है कि फिक्र मत करो, उन लोगों को तो मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो शाओ पूछती है कि क्या तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। तो वो सोचता है कि क्या मुझे अभी इसी वक्त इसे सच बता देना चाहिए तो कहीं ये डर ना जाए। पर फिर हान बताने लगता है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि मैं एक ऑर्डिनरी मैन हूँ, ऐसा नहीं है, मैं तो इस शहर का रिचेस्ट मैन हूँ। तभी हान की ग्रैंडमा जल्दी से उसे चुप कराती है और शाओ से कहती है कि ये मजाक कर रहा है और वो बात को घुमा देती है और शाओ से कहती है कि तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो और हमारी फैमिली का हिस्सा हो, अब तुम्हें कोई भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। शाओ ग्रैंडमा को और हान को थैंक यू बोलने लग जाती है। फिर हान अपनी ग्रैंडमा को बात करने के लिए बाहर लेकर आता है और उनसे पूछता है कि आखिर आपने मुझे शाओ को सच बताने के लिए क्यों नहीं दी। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, उसने बचपन से लेकर अब तक बहुत सफर करी है, तो अगर अभी तुम उसे ये सब बताओगे तो उसे लगेगा कि हम उसे धोखा दे रहे हैं, तो हमें वेट करना चाहिए जब तक उसकी आंखें ठीक नहीं हो जाती है। तो ये बताओ कि सर्जरी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो हान बताता है कि डॉक्टर एक वीक बाद सर्जरी के लिए आएगा। ग्रैंडमा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें शाओ को घर ले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल में उसका रहना सही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग घर आ जाते हैं और हान यहाँ शावर लेकर बाहर निकलता है। तभी इतने में शाओ उसे मेडिसिन लगाने पहुंच जाती है और कहती है कि ग्रैंडमा ने बताई कि तुम्हें मेरी वजह से चोट आ गई है। हान मना करता है कि नहीं, मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटी सी चोट है। तो ये पूछती है कि क्या तुम मुझे डिसलाइक करते हो। हान कहता है कि ऐसी बात नहीं है और वो उसे अंदर ले लेता है और ग्रैंडमा ये देखकर खुश होती है। फिर इसके बाद शाओ हान के चोट पर बैंडेज लगाने में हेल्प कर देती है और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो पूछता है कि कल ज्वेलरी ऑक्शन पार्टी है तो तुझे भी उसमें साथ चलना पड़ेगा। तो हान जाने के लिए मान जाता है और वो सोचता है कि इस बहाने वो शाओ को एक गिफ्ट दे देगा। दूसरी तरफ शाओ को भी उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि मुझे एक ऑक्शन पार्टी में रिसेप्शनिस्ट की पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता चला है। शाओ पूछती है कि क्या वो लोग ब्लाइंड लोगों को भी हायर करेंगे। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन लोगों को अर्जेंटली कुछ ब्यूटीफुल लड़कियां चाहिए, तो तुम्हें भी मेरे साथ चल के बस वहाँ पे खड़े रहना होगा क्योंकि ऑक्शन पार्टी में कोई फेमस बंदा आने वाला है, तो हमें बस उसका वेलकम करना है और एक दिन का हमें 2000 मिलने वाला है। तो शाओ ये सुनकर खुश जाती है और जॉब के लिए हाँ कहती है और वो सोचती है कि ऐसे वो कुछ पैसे कमा कर फैमिली को सपोर्ट करने में हेल्प कर सकती है। फिर नेक्स्ट डे शाओ जॉब के लिए पहुंचती है और यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को अपनी शादी के बारे में बता देती है। तो उसकी फ्रेंड काफी शॉक होती है और कहती है कि क्या पता अगर वो बंदा बहुत ही खराब होगा। तो शाओ कहती है कि नहीं, अंकल बहुत ही अच्छे हैं, वो तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और मेरी सर्जरी भी करवा रहे और मुझे तो नहीं लगता कि उनसे ज्यादा अच्छा और कोई और हो सकता है। पर शाओ की फ्रेंड बिलीव नहीं कर रही होती है और कहती है कि जरूर वो ओल्ड मैन तुम्हें चीट कर रहा है। फिर शाओ की फ्रेंड उससे उसका नाम पूछती है तो जैसे ही शाओ हान का नाम बताती है तो ये कहती है कि ये तो शहर के रिचेस्ट मैन का नाम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड शहर का रिचेस्ट मैन हो।
तो शाओ कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा हस्बैंड बस एक ऑर्डिनरी मैन है। सोचो अगर वो कोई बिलियनर बंदा होता तो उसे कोई काम तो होता ना। फिर इसके बाद ये लोग गेस्ट को वेलकम करने के लिए जाते हैं और शाओ की फ्रेंड उसे इस बारे में बताती है कि यहाँ पर मिस्टर फू आने वाला है, इस शहर का रिचेस्ट मैन। फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ पार्टी में पहुंचता है और वो शाओ को यहाँ पर देखकर शॉक होता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर ये देखकर असिस्टेंट को भी शौक लगता है कि प्रेसिडेंट की वाइफ यहाँ पर क्या कर रही है। अब तभी इतने में यहाँ पर हान का फ्रेंड आ जाता है उसे बुलाने के लिए और उसे यहाँ से लेके जाने लगता है। तभी शाओ यहाँ पर हान की आवाज सुन लेती है और सोचती है कि ये उसे हान की वॉइस जैसी लग रही है। वो अपने फ्रेंड से इस बारे में पूछती है कि मिस्टर फू दिखते कैसे हैं, तो ये बताती है कि बहुत ज्यादा हैंडसम। तो शाओ सोच लेती है कि फिर तो वो उसका हस्बैंड हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा अगली है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पार्टी में सभी लड़कियों की नजर हान पर होती है और वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की यहाँ पर हान के साथ फ्लर्टिंग करने पहुंच जाती है पर हान उसे अपने गार्ड को कहकर यहाँ से निकलवा देता है। ये देखकर शाओ की फ्रेंड बताने लगती है कि ये बंदा तो कितना ज्यादा रूथलेस है। तो शाओ भी कहती है कि हमें इससे केयरफुल रहना चाहिए। तभी इतने में पार्टी में आया हुआ एक गेस्ट इन दोनों से कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ क्या खड़ी हो, गेस्ट को सर्व नहीं करना है। और फिर वो शाओ को ड्रिंक सर्व करने के लिए कह रहा होता है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो ब्लाइंड है तो मैं ड्रिंक दे देती हूँ। तो ये गेस्ट चिल्लाने लगता है और शाओ की बेइज्जती कर रहा होता है। फिर ये सब देखकर हान को बहुत ही गुस्सा आती है और हान का फ्रेंड कहने लगता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है लेकिन है ब्लाइंड। और फिर ये हान से पूछता है कि तुम क्या बोलते हो, अगर मैं जाकर उस लड़की को बचाऊंगा तो उस लड़की के सामने हीरो बन जाऊंगा ना और फिर वो मुझे अपने आप को दे देगी। तो हान को बहुत ही गुस्सा आती है और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि लगता है तुम्हें अफ्रीका ही जाना है। और फिर हान यहाँ पहुंच जाता है शाओ की हेल्प करने के लिए और ये उस बंदे को मारता है। और फिर यहाँ पर असिस्टेंट शाओ और उसके फ्रेंड को यहाँ से दूसरी जगह लेके चला जाता है और हान यहाँ पर इस बंदे को मारता है और उसे चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत भी कैसी हुई उस लड़की को इस तरीके से ट्रीट करने की। और वो सभी से कह देता है कि इस बंदे के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करेगा और फिर गार्ड से पकड़ के यहाँ से बाहर कर देते हैं। और फिर हान यहाँ बाहर आकर शाओ और उसके फ्रेंड की बातें सुनने लगता है। शाओ की फ्रेंड कहने लगती है कि लगता है मिस्टर फू हमारी हेल्प कर रहे थे। तो शाओ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ही ने तो बोली थी ना कि वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है, तो जरूर उनका उस आदमी के साथ कोई पुराना ग्रज होगा तो वही वो गुस्सा निकाल रहे होंगे उस पर। तो हान ये सुनकर हंसने लग जाता है कि वो उसकी हेल्प कर रहा था पर उसे बिलीव ही नहीं है। फिर इसके बाद शाओ और उसके फ्रेंड ड्रेस चेंज करके आ जाते हैं क्योंकि बिडिंग स्टार्ट होने जा रही होती है और हान का असिस्टेंट इन दोनों के लिए भी सीट अरेंज कर देता है और शाओ की फ्रेंड उसे बताती है कि हमारे सामने वाली सीट पर ही मिस्टर फू बैठा हुआ है। तभी इतने में हान का फ्रेंड यहाँ पर शाओ को देखकर उससे इशारा करने जा रहा होता है बात करने के लिए, पर तभी वो देखता है कि हान उसे घूर कर देख रहा है तो वो चुपचाप अच्छे से बैठ जाता है। फिर यहाँ पर चिंग्यू नाम की एक लड़की उससे बात करने लगती है जो कि कोई रिच फैमिली की डॉटर है। वो उससे पूछ रही होती है कि क्या वो भी वो नेकलेस खरीदना चाहता है जिसकी अभी बीडिंग रखने वाली है। तो हान उसे इस बात के लिए चिल्लाता है कि तुम होती कौन हो मुझसे मेरे नाम से बात करने वाली। फिर यहाँ पर बीडिंग स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग नेकलेस के ऊपर बीडिंग लगा रहे होते हैं पर हान सबसे ज्यादा बीडिंग लगा के वो नेकलेस जीत जाता है। तो चिंग्यू हान को रोककर उससे पूछने लगती है कि तुमने ये नेकलेस अपनी ग्रैंडमा के लिए लिए हो या फिर कोई और के लिए। और तभी इतने में शाओ यहाँ पर उसकी आवाज सुनकर उसे कहने लगती है कि अंकल क्या ये तुम हो, और वो उसका हाथ भी पकड़ लेती है। तो सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर यहाँ पर चिंग्यू शाओ को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर फू को टच करने की। और फिर वो उसे स्लैप मारने जा रही होती है तो हान उसे रोक देता है और फिर उसे चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए बोलता है और फिर वो शाओ का हाथ छुड़ाकर यहाँ से चला जाता है। शाओ की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है तुमने अभी किसका हाथ टच की थी, मिस्टर फू का। फिर इसके बाद शाओ अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आ जाती है और उसकी फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम सच कह रही हो कि तुम्हारा वो अंकल अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएगा, देखो तुम घर सेफली पहुंचने के बाद मुझे कॉल करके बता देना। ये बोलकर शाओ की फ्रेंड यहाँ से चली जाती है और फिर शाओ इस बारे में सोच लगती है कि उसे मिस्टर फू की वॉइस और टच सेम ऐसे ही लगा जैसे वही उसका हस्बैंड है। अब तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और उसे अपनी जैकेट पहनाता है। तो शाओ पूछती है कि ये कौन है, तो वो बताता है कि मैं हूँ और फिर वो ऑक्शन में खरीदी हुई नेकलेस भी से पहना देता है। तो शाओ को शक हो जाता है और वो पूछती है कि कहीं ये वो ऑक्शन पार्टी वाला 900 मिलियन का नेकलेस तो नहीं है। तो हान कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, ये बहुत ही सस्ता है। तो शाओ बिलीव कर लेती है और फिर वो बताने लगती है कि क्या तुमने शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर फू का नाम सुना है, तुम्हारा नाम और उसका नाम बिल्कुल ही सेम है, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। फिर इसके बाद ये दोनों कार में आके बैठते हैं और हान पूछता है कि तुमने अपनी पार्ट टाइम जॉब के बारे में मुझे क्यों नहीं बताई थी। तो शाओ कहती है कि मैं भी फैमिली की थोड़ी हेल्प करना चाहती थी और तुम्हें पता है मैंने आज एक दिन का 10,000 अर्न करी हूँ। हान कहता है कि लेकिन एक वीक बाद तुम्हारी सर्जरी है तो अब तुम दोबारा से बाहर ऐसे काम करने नहीं जाओगी, नहीं तो लाइट की वजह से तुम्हारी आंख पर असर पड़ेगा।
तो ये सुनकर शाह बहुत ज़्यादा खुश जाती है कि एक वीक बाद अगर सर्जरी सक्सेसफुल हो गई तो वो वापस से सब कुछ देख पाएगी। और फिर वो उसे थैंक यू कहती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। तभी इतने में यहाँ पर चिंग्यू आ जाती है और उसे लगता है कि यहाँ पर हान के साथ कार में कोई है, तो वो उसे बाहर निकलने का बोलती है बात करने के लिए। हान शाह से कहता है कि तुम मेरा वेट करो और फिर वो बाहर निकल कर चिंग्यू से पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। वो इसे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ कार में कौन लड़की है, क्या ये वही ब्लाइंड लड़की है जो अभी पार्टी में थी। हान उसका गला दबाता है और कहता है कि लगता है तुम्हें अपना मुंह बंद करना नहीं आता, लगता है तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारी फैमिली को डिसिप्लिन सिखाना होगा। ऐसा बोलकर वो अपनी कार में बैठने लगता है तो ये चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, पर वो इसकी बात नहीं सुनता और कार से यहाँ से चला जाता है। तो ये चिल्लाती रह जाती है कि मैं तुम्हें 10 साल से लाइक करती हूँ और आखिर तुम्हें कोई दूसरी लड़की कैसे लेके जा सकती है। फिर घर पहुंचने के बाद शाओ हान और उसकी ग्रैंडमा के साथ डिनर कर रही होती है और यहाँ पर हान ने बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस प्रिपेयर करके रखा होता है। तो शाओ को काफ़ी शॉकिंग लग रहा होता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है तो इतने अच्छी डिशेस वो लोग कैसे खा रहे हैं। फिर हान कुछ बहाना बना लेता है और फिर ग्रैंडमा कहने लगती है कि कल मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेके चलूंगी। शाओ मना करती है कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, पर ग्रैंडमा नहीं मानती और कहती है कि अरे हम लोग सेल्स पर डिस्काउंट वाले कपड़े खरीदने वाले, तो तुम मना नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदूंगी। तो शाओ को मानना पड़ता है और फिर नेक्स्ट डे लोग मॉल में आ जाते हैं और ग्रैंडमा शाओ से झूठ झूठ कहती है कि ये बहुत ही सस्ता मॉल है और यहाँ पर सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। शाह कहती है कि ग्रैंडमा ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर लोगों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, क्या सेल्स का नाम सुनकर लोग यहाँ पर शॉपिंग करने नहीं आए। तो ग्रैंडमा और हान मिलकर जल्दी से कोई बहाना बना लेते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर सच में बहुत ही सस्ती ड्रेसेस है और फिर लोग शाओ के लिए काफी ड्रेसेस खरीद लेते हैं और फिर इसे लेकर एक ज्वेलरी स्टोर में आ जाते हैं और कहती हैं कि हम लोग स्टॉल से ज्वेलरी खरीदने आए तो तुम जो चाहे वो खरीद लो। और फिर ग्रैंडमा यहाँ पर बहुत सारी चीजें खरीद कर बड़ा सा बिल बनवा देती है। शाओ को तो पता भी नहीं लगता और वो सोचती है कि मैं इन लोगों को फ्यूचर में रीपे करूंगी। फिर शाओ को उसकी फ्रेंड कॉल करके इस बारे में बताती है कि मैंने कॉलेज में तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बात की, पर उन्होंने कहा है कि तुम्हें अपनी फैमिली को कॉलेज में बुलवाना होगा, नहीं तो वो लोग तुम्हारा स्टूडेंट स्टेटस कैंसिल कर देंगे। तो शाओ सोचती है कि उसे कुछ करना पड़ेगा, उसे बहुत ही मुश्किलों से यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरी फैमिली तो हेल्प नहीं करेंगे। फिर उसे आइडिया आता है कि हस्बैंड भी तो डायरेक्ट रिलेटिव हुआ ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ घर पे होती है और तभी हान का फ्रेंड घर आया होता है और वो इसे देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की हान के घर पे क्या कर रही है। तभी शाओ इसकी आवाज़ सुनकर उसे चोर समझने लग जाती है और चिल्लाती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम लोग बहुत ही गरीब लोग हैं, तुम निकलो यहाँ से। तो ये बताता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, बल्कि मैं इस घर के लैंडलॉर्ड का फ्रेंड हूँ। और फिर वो उसे पूछने लगता है कि उसकी घर की तो इतनी सारी महंगी महंगी चीज़ें हैं, तो आखिर वो अपने आप को गरीब फैमिली कैसे बता रही है। तो शाह कहती है कि मजाक मत करो, हमारे पास तो ऐसा कोई फर्नीचर नहीं है और हमारी फैमिली तो सच में गरीब है। हान का फ्रेंड सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की ऐसी बातें क्यों कर रही है। तभी इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है और शाह उसे अंकल कह रही होती है। ये सुनकर हान का फ्रेंड शॉक होता है। फिर हान इसे जल्दी से साइड में लेके जाता है बात करने के लिए और सब बताता है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि यानी तेरी शादी हो गई है, वो भी एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ जो कि तुझसे 9 साल छोटी है, और तुझे लग रहा है कि सिस्टर इन लॉ एक गोल्ड डिगर है, इसलिए तू उससे अपना सच छुपा रहा है कि तू अमीर है और इस वजह से तूने अपनी मेट्स को भी छुट्टी पर रख दिया है और सारा घर का काम कर रहा है। और तूने सिस्टर इन लॉ के सामने सब झूठ झूठ बताया है कि ये घर बहुत ही छोटा है और घर में भी कुछ नहीं है, और सिस्टर इन लॉ ब्लाइंड है इसलिए उसे लग रहा है कि तू बहुत ही ओल्ड और अगली है। हान ये सारी स्टोरी सुनकर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि लगता है मुझे तुझे सच में अफ्रीका ही भेजना पड़ेगा। तो हान का फ्रेंड कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग की जोड़ी एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। फिर हान अपने फ्रेंड को समझा देता है कि गलती से भी शाओ के सामने कुछ भी रिवील मत करना। फिर हान यहाँ पर शाओ के पास आता है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉलेज चल सकते हो, वहाँ पर मेरे फैमिली मेंबर को बुलाया गया है। तो हान मान जाता है कि ठीक है, कल हम तुम्हारे कॉलेज चलते हैं। फिर नेक्स्ट डे हान शाओ को लेकर कॉलेज के बाहर पहुँचता है और जैसे ही वो कार से बाहर निकल रहा होता है तभी इतने में यहाँ पर कॉलेज के हेड और बहुत सारे लोग उसका वेलकम करने पहुँच जाते हैं और उसे प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं। शाओ यहाँ पे डर जाती है और हान भी शॉक हो जाता है कि ये सब क्या है। तो हान का स्टूडेंट कहता है कि बॉस मुझे भी नहीं पता था कि ये लोग आपका ग्रैंड वेलकम करने पहुंच जाएंगे। फिर वो सभी लोगों को यहाँ से भेज देता है और शाओ हान से पूछती है कि आखिर इतने सारे लोग तुम्हें प्रेसिडेंट क्यों कह रहे थे। तो हान बताता है कि मैंने पहले भी यहाँ स्कूल में बुक डोनेट किया था, तो सिक्योरिटी गार्ड बस मजाक कर रहा था और ऐसे ही मुझे प्रेसिडेंट कह रहा था। तो शाओ बिलीव कर लेती है। फिर लोग अंदर आ जाते हैं और शाओ कहती है कि जाओ अब तुम मेरी रजिस्ट्रेशन में हेल्प कर दो, मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड का वेट करती हूँ। तो हान शाओ को एक फोन दे देता है और अपने असिस्टेंट को भी रख देता है ताकि वो उसको देखे। पर तभी शाओ की फ्रेंड उसे कॉल पे बता देती है कि वो कोई चीज से बिजी है तो वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। और तभी यहाँ पर असिस्टेंट को वॉशरूम जाना होता है तो वो तुरंत ही चला जाता है। और तभी यहाँ पर शाओ को परेशान करने के लिए उसकी कुछ क्लासमेट पहुंच जाती है और उसे पूछने लगती है कि आखिर उसने इतने महंगे कपड़े कैसे पहनी है, क्या उसे किसी ओल्ड मैन ने रख लिया है।
शाह इन लोग को चिल्लाती है कि वो लोग कुछ भी बातें ना करे, तो उसकी क्लासमेट यहाँ पर सभी के सामने उसकी बेइज्जती कर रही होती है कि उसने किसी रिच मैन को फंसाई हुई होगी। हम देखते हैं कि हान यहाँ पर कॉलेज के हेड से बात कर रहा होता है और तब इन लोगों को झगड़े की आवाज आती है। शाह यहाँ पर सभी को बता रही होती है कि उसने किसी रिच मैन को नहीं फंसाई बल्कि उसकी शादी हो चुकी है, पर ये लोग कोई भी बिलीव नहीं कर रहे होते और कहते हैं कि उस जैसी ब्लाइंड गर्ल के साथ कौन ही शादी करेगा, और ये लोग शाह को बुली करते हुए उसे मारने वाले होते हैं। पर तभी इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है और फिर हान यहाँ पर आकर शाह को प्रोटेक्ट करने लगता है और वो इन लोगों को बताता है कि वो उसका हस्बैंड है, पर इनमें से कोई भी बिलीव नहीं करता। और ये लड़की कहती है कि रुको, मैं अभी अपने डैड को यहाँ पर बुलाती हूँ, वो इस कॉलेज के शेयर होल्डर है और वो तुम्हें कॉलेज से निकलवा देंगे। तभी यहाँ पर कॉलेज के डायरेक्टर आ जाते हैं और ये लड़की उन्हें कंप्लेन करने लगती है और बताती है कि शाओ कॉलेज का नाम खराब कर रही है किसी रिच मैन के साथ रहकर, और हम सभी को झूठ बोल रही है कि वो उसका हस्बैंड है। अब यहाँ पे डायरेक्टर जैसी हान को देखता है तो वो उसकी साइड लेने लगता है और वो तुरंत ही इस लड़की और इसके सारी फ्रेंड को कॉलेज से निकाल देता है। शाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो हान के साथ बाहर आ जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ हान के लिए सूप बनाकर लेकर आई होती है। तभी वो देख लेता है कि उसका हाथ जल चुका है, तो वो उसकी केयर करने लगता है और चिल्लाता है कि तुम्हें अगली बार सूप बनाने की जरूरत नहीं है, देखो तुमने अपने हाथ का क्या हाल कर ली। शाओ कहती है कि मैं तो बस तुम्हें थैंक्स करना चाहती थी और मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि मेरी सर्जरी सक्सेसफुल जाएगी या नहीं। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी तुम्हें देख ही ना पाऊँ। तभी हान यहाँ पर शाओ को किस कर लेता है, पर वो जल्दी से उसे दूर कर देती है और कहती है कि आखिर मैं अपनी फर्स्ट किस इतनी आसानी से कैसे दे सकती हूँ। तो वो उसे याद दिलाता है कि उस दिन सीढ़ियों के पास हमारी किस हुई थी। फिर शाओ गुस्सा होने लगती है तो हान कहता है कि ठीक है तुम काम डाउन हो जाओ, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। तभी शाओ सोचने लगती है कि वो उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड के साथ हान के लिए एक ड्रेस खरीदने आई होती है और वो एक ड्रेस चूज करके पैक करने का कहती है, पर तभी स्टोर में चिंग्यू आई होती है और वो मैनेजर को कहकर शाओ को इस स्टोर से निकलवाने को बोलती है। तो यहाँ पर शाओ और चिंग्यू के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और शाओ भी इसे अच्छे से लड़ती है और पूछती है कि आखिर उससे प्रॉब्लम क्या है। तो चिंग्यू बताती है कि उस दिन तुम पार्टी में कैसे मिस्टर फू को सेड्यूस कर रही थी, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। शाओ कहती है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और वैसे भी मैं मैरिड हूँ। तभी यहाँ पर शाओ का नेकलेस गिर जाता है और ये देखकर पहचान जाती है और कहती है कि तुम झूठ कह रही हो, नहीं तो बताओ ये 900 मिलियन वाला वो नेकलेस तुम्हारे पास कैसे है जो मिस्टर फू ने खरीदा था। शाओ बताती है कि ये बहुत ही सस्ता नेकलेस है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है और अगर अब तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा, और फिर वो इसे डरा के यहाँ से चली जाती है। पर चिंग्यू सोच लेती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर यही लड़की मिस्टर फू के साथ उस दिन थी। फिर नेक्स्ट डे ये हान के ऑफिस में आकर उसे बताने लगती है कि वो लड़की तुम्हें धोखा दे रही है और वो तो मैरिड भी है, कल उसने मुझे खुद ही बता दी। तो हान से कहता है कि ये तो मुझे पहले से पता है कि वो मैरिड है क्योंकि उसका हस्बैंड मैं ही हूँ। फिर ये सुनने के बाद तो चिंग्यू और शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि घर पे यहाँ शाओ इस बारे में सोच के डर रही होती है कि कहीं चिंग्यू हान को जॉब से ना निकलवा दे क्योंकि वो मिस्टर फू के लिए काम करता है। तभी इतने में यहाँ पर हान घर आ जाता है तो शाओ से पूछने लगती है कि कहीं उसे फायर तो नहीं कर दिया गया ना, क्योंकि वो डर रही है कि कहीं वो उसकी वजह से प्रॉब्लम में ना फंस गया हो। तभी ग्रैंडमा इन दोनों को ऐसे हक करे हुए देखकर खुश जाती है और फिर वो शाओ को बाहर लंच पे लेकर जाती है। और तभी यहाँ पर शाओ की पुरानी क्लासमेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है और वह यहाँ पर शाओ का मजाक उड़ाने लगती है और उससे ये भी कहती है कि तुमने मुझे कॉलेज से निकलवाई थी ना, तो अब मैं तुम्हारे हस्बैंड को फायर करवा दूंगी। मेरा हस्बैंड मिस्टर फू को जानता है और वो उनसे तुम्हारे हस्बैंड की बुराई करके उन्हें जॉब से निकलवा देगा। तो ग्रैंडमा ये सुनकर कहती है कि तुम दोनों को जल्द ही बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा। फिर शाओ परेशान हो जाती है कि कहीं उसकी फ्रेंड सच में हान को जॉब से ना निकलवा दे, और फिर शाओ हान से मिलने के लिए कंपनी आ जाती है और स्टाफ से बताती है कि उसका हस्बैंड इसी कंपनी में काम करता है। स्टाफ तो हान का नाम सुनने के बाद ही उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर वो प्रेसिडेंट को अपना हस्बैंड कैसे बोल सकती है और उसे चिल्लाकर यहाँ से जाने का बोल रही होती है। तो शाओ तुरंत ही हान को कॉल करके बताती है कि वो कंपनी आई हुई है उससे मिलने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही यहाँ पर पहुंचता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को कहकर इस रिसेप्शनिस्ट को भी फायर करवा देता है जो कि शाओ से बदतमीजी कर रही थी। और तभी यहाँ पर शाओ की फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड भी आए होते हैं हान के साथ बिजनेस डील करने के लिए। यहाँ पर शाओ की फ्रेंड हान को देखते के साथ ही कहने लगती है कि ये तो शाओ का हस्बैंड है ना, आखिर ये मिस्टर फू कैसे हो सकता है। तो हान यहाँ पर अपने आप को प्रूफ करता है कि वो सच में मिस्टर फू है और वो गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड के साथ बिजनेस डील कैंसिल कर लेता है। तो इस लड़की का बॉयफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाता है और ब्रेकअप करके यहाँ से चला जाता है। तभी शाओ यहाँ पर पहुंच जाती है तो उसकी क्लासमेट उसे चिल्लाने लगती है कि तुम जरूर यहाँ पर मेरा मजाक बनता हुआ देखने आई होगी ना, आखिर सब कोई तुम्हें क्यों पसंद करता है, तुम आज ब्लाइंड हो गई हो तो भी तुम्हें मिस्टर फू लाइक करते हैं और आखिर तुम इतनी लकी क्यों, तुम प्रेसिडेंट की वाइफ कैसे बन गई। शाओ कहती है कि तुम ये क्या बात कर रही हो। तो इसकी क्लासमेट कहती है कि अब एक्टिंग करना बंद करो, मुझे सब पता लग गया है कि तुम्हारा हस्बैंड फू ग्रुप कंपनी का CEO है और उसने तुम्हारा बदला लेने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बिजनेस डील खत्म कर दिया।
ये सब बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। फिर शाओ को बहुत ही बुरा लगता है कि हान ने अब तक उससे झूठ बोलते हैं। फिर ये सारी चीजें याद करती है और फिर हान से मिलने के लिए उसके ऑफिस की तरफ जा रही होती है, पर फिर ये रुक जाती है और सोचती है कि उसने इससे ग्रैंडमा की वजह से ही शादी किया था, तो इसकी आंखें जब ठीक हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं शाओ के मॉम और उसके भाई को यहाँ पर मिस्टर चियू ने परेशान कर रहा होता है और अपने उधार वाले पैसे मांग रहा होता है और वो इन लोगों को कुछ दिन का टाइम दे देता है पैसे वापस करने के लिए। तो इन लोग के पास पैसे के लिए कोई और ऑप्शन नहीं होता शाओ के अलावा। फिर इसके बाद हान और ग्रैंडमा शाओ को हॉस्पिटल ले आते हैं उसकी सर्जरी के लिए, पर तभी इतने में हान जैसे कुछ काम के लिए बाहर जाता है तो कोई शाओ को किडनैप करके लेकर चला जाता है, जो कि कोई और नहीं मिस्टर चियो होता है। और ये यहाँ शाओ को धमकी देता है कि वो यहाँ पर मिस्टर फू को बुलाए और उसके लिए पैसे दिलवाए, पर शाओ नहीं मानती है तो ये इसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी यहाँ टाइम पर हान पहुंचकर शाओ को बचा के लेके जाता है। फिर यहाँ हॉस्पिटल में शाओ को होश नहीं आया होता है और हान बाहर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि शाओ यहाँ पर है ही नहीं। फिर वो उसे ढूंढने लगता है और तभी वो उसे दिख जाती है। शाओ यहाँ पे रो रही होती है और वो सोचती है कि उसे अब हान को और नहीं परेशान करना चाहिए। तभी हान यहाँ पर आकर उसे बताने लगता है कि वो पहली बार भी उससे ऐसे ही मिला था, पर फिर इसके बाद वो उसकी वाइफ बन गई। शाओ कहती है कि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम इस शहर के रिचेस्ट मैन हो। हान पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो वो बताती है कि लास्ट टाइम मैं जब कंपनी आई थी तभी। तो ये पूछता है कि फिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताई, तो शाओ कहती है कि मुझे लगा था कि तुमने मेरी आंखों के लिए अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दिए और तुम बहुत ही ओल्ड हो और तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तो सिर्फ इस वजह से ही मैं तुमसे शादी करने के लिए मानी थी। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तुम इतने रिच हो तो तुम्हारे पास तो लड़कियों की कमी नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड कर ली थी कि मैं सर्जरी के बाद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी ताकि फिर तुम अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर सको। तो हान सब सुनने के बाद उसे रिंग पहना देता है। वो पूछती है कि तुमने मुझे रिंग क्यों दी है, तो हान भी बताता है कि शुरू में मुझे तुम्हारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाया था, लेकिन फिर तुम्हें जानने के बाद मैं तुम्हें लाइक करने लग गया हूँ। तो शाओ कहती है कि लेकिन अगर सर्जरी सक्सेसफुल नहीं गई तो मैं हमेशा के लिए ब्लाइंड हो सकती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं हूँ, क्योंकि आगे चल के अगर हमारा कभी बेबी भी होता है तो मैं उसे भी नहीं देख पाऊंगी। तो हान उसे समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और उसके पास कई तरीके हैं उसे ठीक करने के लिए। शाओ रोने लग जाती है और उसे भी नीचे गिरा देती है और कहती है कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, मैं ग्रैंडमा को बहुत मिस कर रही हूँ। तो हान कहता है कि ठीक है फिर घर चलते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान यहाँ पर शाओ की मॉम और उस मिस्टर चियो को सबक सिखाने जाता है और फिर यहाँ पे डॉक्टर शाओ का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देता है और शाओ की आंखें ठीक हो जाती है और वो हान और ग्रैंडमा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए बाहर डिनर पे जाते हैं और शाओ कहती है कि अब मेरी आंखें ठीक हो गई है तो मुझे कॉलेज जाना है और आप लोग को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी अपने आप को बुली करने नहीं दूंगी। हान कहता है कि ठीक है लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हें रोज कॉलेज छोड़ने जाया करूंगा। शाओ मान जाती है और फिर नेक्स्ट डे हान शाओ को कॉलेज छोड़ने के लिए आता है और उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता है, तो वो कहती है कि बिना हाथ छोड़े मैं जाऊंगी कैसे। फिर वो जल्दी से चली जाती है उसे बाय बोलकर। फिर कॉलेज के बाद सभी फ्रेंड्स बाहर गए होते हैं पार्टी करने के लिए और तभी यहाँ पर कोई मिस्टर ली नाम का बंदा शाओ को देखते ही सोचने लगता है कि कहीं वो उसकी खोई हुई सिस्टर तो नहीं है, क्योंकि वो उसकी मॉम की तरह दिख रही है जब वो यंग थी। शाओ यहाँ पर इतनी ड्रिंक कर लेती है कि बहुत ड्रंक हो जाती है। दूसरी तरफ हान उसके लिए परेशान हो रहा होता है और उसे इतनी कॉल लगा रहा होता है पर वो उठाती नहीं है, तो वो यहाँ पर उसे लेने के लिए पहुंचता है और उसे घर ले आता है। फिर नेक्स्ट डे शाओ जब अपने कॉलेज जाती है तो यहाँ पर अपने क्लासमेट्स के साथ शर्त लगाती है कि वो टेस्ट में पास होकर दिखाएगी। फिर शाओ अपनी स्टडी में हेल्प करने के लिए हान को बोलती है, तो हान उसकी काफी हेल्प करता है और फिर शाओ टेस्ट पास कर लेती है और उसे अपना फोटो सेंड करके गुड न्यूज देती है, तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है। और तभी यहाँ पर हान से मिलने के लिए मिस्टर ली आया होता है और वो चिंग्यू की जगह उसे माफी मांग रहा होता है और उसकी कंपनी के साथ और बिजनेस डील करने का पूछ रहा होता है, क्योंकि वो लोग काफी पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो हान मान जाता है। तभी यहाँ पर ये इसके फोन में शाओ की फोटो देकर पूछता है कि आखिर वो उसकी कौन है, तो ये बताता है कि ये मेरी वाइफ है। मिस्टर ली अपने असिस्टेंट को शाओ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है और फिर उसे सारी चीजें पता लग जाती है कि वो सच में उसकी खोई हुई सिस्टर ही है। फिर वो इस बारे में हान को बता देता है, तो हान कहता है कि पहले डीएनए टेस्ट की रिजल्ट आ जाए फिर ही मैं मानूंगा। फिर रिजल्ट भी आ जाती है और पता लग जाता है कि शाओ सच में मिस्टर ली की सिस्टर है। फिर वो उसे कहता है कि अभी शाओ को इस बारे में सच बताना सही नहीं रहेगा, उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिंग्यू को इस बारे में पता लग जाता है कि वो अपनी फैमिली की असली डॉटर नहीं है और असली डॉटर तो शाओ है।
फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और शाओ से बदला लेने के लिए उसे ड्रग दे देती है और वो उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए उसे किसी बार में ले आती है और ओल्ड मैन को पैसे देकर उसके पास छोड़ देती है। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हान आ जाता है शाओ को बचाने के लिए और वो शाओ की हेल्प करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान शाओ को इस बारे में बताता है कि उसकी जो फैमिली थी वो उसकी रियल फैमिली नहीं थी। फिर इसके बाद शाओ अपने असली मॉम डैड से मिलने जाती है क्योंकि उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर हान भी साथ में आया होता है। शाओ अपने मॉम डैड को इस बारे में बताती है कि वो उसका हस्बैंड है। ये जानने के बाद तो वो लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये पूरी फैमिली बैठ के साथ में डिनर करते हैं। हान शाओ का बहुत ही ख्याल रख रहा होता है और उसके लिए खाना भी सर्व कर रहा होता है। ये देखकर उसके मॉम डैड खुश होते हैं और वो जैसे ही खड़ा होता है तो वो लोग भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो आखिर उस शहर का रिचेस्ट मैन है। तो वो भी उन्हें देखकर बैठ जाता है और बैठने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर हान शाओ के मॉम डैड को इस बारे में बता देता है कि चिंगयू ने शाओ की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की थी, तो इसलिए वो लोग उसे घर से निकाल दे। फिर यहाँ पर शाओ के मॉम डैड शाओ के लिए एक पार्टी रखते हैं जिसमें वो सभी को बता देते हैं कि उनकी असली बेटी शाओ है और उनकी सारी प्रॉपर्टी उसी को ही मिलेगी और वो लोग चिंगयू को घर से निकाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि चिंगयू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शाओ से बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लेती है। पर तभी यहाँ टाइम पर हान शाओ को बचाने के लिए पहुंच जाता है और उसे बचा के यहाँ से लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि हान और शाओ की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है और फिर शाओ की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली उसे मिलने आए होते हैं। उसके मॉम डैड उसे कहते हैं कि आगे वो जो करना चाहती है उसमें वो लोग उसे सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कंपनी संभाले या फिर कुछ और। शाओ बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर लोग फैमिली फोटो लेते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।